अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर में हम क्लोजिंग एंट्रीज और आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करेंगे और इस तरह हमारी सिस्क्यूहेना इक्विपमेंट रेंटल की लास्ट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आज के इस प्रॉब्लम में हमने रिक्वायरमेंट नंबर डी, ई, एफ और जी ये कंप्लीट करना है। तो हम देखते हैं, एक्सेल शीट के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सस्क्यूहेना का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की मदद से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट की थी, जिसमें हमने बैलेंस शीट बनाया था, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। यही एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो कि हमने उससे पहले एक रिक्वायरमेंट में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कंप्लीट किया था, दिस वन। सो इसी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की मदद से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं और इसी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की मदद से अब हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे। तो 4 डिफरेंट क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं और हमेशा ये ईयर एंड पे बनती हैं। सो क्लोजिंग एंट्रीज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम क्लोज करते हैं अपने रेवेन्यू अकाउंट को। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं December 31st 2011 और पहले हम क्लोज करेंगे रेवेन्यू अकाउंट को। तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट कौन सा मौजूद है। अब ये देखिए, अर्नड फीस रेंटल बेसिकली रेवेन्यू है, लेकिन अगर उसके आगे अर्नड वर्ड लग जाए तो हम इसको काउंट नहीं करते। याद रखिएगा, ये अर्नड जो है ये करंट लायबिलिटी है, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। हम क्या लेंगे, हमारे पास फीस रेंटल अर्न का वर्ड यूज होना चाहिए। तो आप चेक कीजिए, ये फीस रेंटल अर्न मौजूद है। तो ये हम सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे। अब देखिए, ये कौन सी साइड पे है, ये क्रेडिट साइड पे है। तो क्लोज करने के लिए हम इसको कौन सी साइड पे लिखेंगे, हम इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे अनर नहीं, बल्कि हम रेंटल फीस अर्न लिखेंगे। अर्न लायबिलिटी है, उसको नहीं शामिल करेंगे। सो रेंटल फीस अर्न, क्योंकि ये क्रेडिट पे था तो क्लोज करने के लिए हमने इसको डेबिट पे उतनी ही अमाउंट से लिख दिया, 43,200। प्रॉब्लम नंबर 5.2 ए 5.3 ए, उसमें हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है कि एंट्रीज कौन कौन सी हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाते हैं। तो अगर आपने बहुत बेसिक और डिटेल से क्लोजिंग एंट्रीज पढ़नी है तो वो जरूर आप चेक कीजिएगा। यहाँ पे, और इसको हम क्लोज किस में करते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं इनकम समरी अकाउंट में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 43,200 इनकम समरी को। तो ये पहली एंट्री है टू क्लोज रेवेन्यू अकाउंट। दूसरी एंट्री हम बनाते हैं टू रिकॉर्ड एक्सपेंस अकाउंट्स। तो दिसंबर डेट हमने इसमें मेंशन की और यहाँ पे हम करेंगे टू क्लोज एक्सपेंसेस अकाउंट्स। तो एक्सपेंसेस आप चेक करें, बाय नेचर हमारे डेबिट साइड पे है। तमाम एक्सपेंसेस जो हमारे मौजूद हैं लाइन से, वो एक्सपेंसेस चाहे यहाँ पे आप देख लें, सैलरीज एक्सपेंस है और जो भी एक्सपेंसेस है मैं आपको चेक कराती हूँ। दिस तो यहाँ पे आप देख लीजिए, लाइन से हमारे जितने भी एक्सपेंसेस मौजूद हैं, कौन कौन सी एक्सपेंसेस है, सैलरीज एक्सपेंस है, मेंटेनेंस एक्सपेंस है, यूटिलिटी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, ऑफिस सप्लाईज एंड इनकम टैक्स। तो ये सारे एक्सपेंसेस आप देखिए, इसकी अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखी हुई है। तो इसको क्लोज करना होगा तो कौन से कॉलम में हम लिखेंगे, क्रेडिट कॉलम में। तो ये हम किस में क्लोज करते हैं, इनकम समरी में क्लोज करते हैं। तो इनकम समरी हमने डेबिट कर दी और क्रेडिट पे हम क्या करते जाएंगे, तमाम एक्सपेंसेस, सैलरीज एक्सपेंस, फिर हमारे पास है मेंटेनेंस expense, then we have utilities expense,
रेंट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, यानी कि जितने भी लाइन से हमारे एक्सपेंसेस हैं हम सबको क्लोज कर रहे हैं। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, और क्लोज करने के लिए हम उनको क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, और लास्ट में हमारे पास मौजूद है इनकम टैक्स एक्सपेंस। अब हम यहाँ से अमाउंट कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस है 11,800, देन वी हैव 600 मेंटेनेंस, 700 यूटिलिटीज, रेंट एक्सपेंस हमारे पास 4,000 आ रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है हमारे पास 500, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है 2,500, सप्लाईज है 400, और लास्ट है इनकम टैक्स, वो है 9080। तो ये तमाम एक्सपेंसेस हो गए। इनको अगर हम टोटल करके देखें कि तमाम एक्सपेंसेस हमारे टोटल कितने आ रहे हैं, तो वो हमारे पास जो एक्सपेंसेस टोटल आ रहे हैं वो 2958 आ रहे हैं। तो यहाँ हम इसको एक साथ 29,580 इनकम समरी में क्लोज कर देंगे। तो हमने दूसरी एंट्री क्या बनाई? दूसरी एंट्री हमने ये बनाई कि हमने तमाम एक्सपेंसेस को इनकम में, इनकम समरी में क्लोज कर दिया। और थर्ड एंट्री होती है, हम इनकम समरी को क्लोज कर देते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में। सो थर्ड एंट्री हमारी एक्चुअली ये आपका नेट इनकम या नेट प्रॉफिट होता है, जिसको आप रिटेन अर्निंग में क्लोज कर देते हैं। सो अब यहाँ पे आप चेक करें कि देखिए इनकम समरी यानी रेवेन्यू आपके 43,200 आ रहे हैं, और एक्सपेंसेस आपके 29,000 आ रहे हैं, 29,580। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो इनकम समरी है। तो इनकम समरी कौन सी साइड पे ज्यादा है? क्रेडिट साइड पे ज्यादा है। तो क्लोज करने के लिए हम उसको किस साइड पे लिख देंगे? डेबिट साइड पे लिख देंगे। और इनकम समरी को हम क्लोज किस में करेंगे? रिटेन अर्निंग्स में करेंगे। और अब इसकी अगर आपने अमाउंट देखनी है तो रेवेन्यू यानी कि 43 हम यहाँ पे क्लोज कैलकुलेट कर लेते हैं। 43,200 हमने रेवेन्यू एंट्री नंबर 1 में लिखा है। एंट्री नंबर 2 में हमने तमाम एक्सपेंसेस लिखे हैं 9,580, माइनस कर ले तो ये 1326 आ रहा है। तो क्रेडिट साइड पे भी 13,620 आ जाएगा। तो ये आपने क्लोज कर दिया इनकम समरी। इनकम समरी बेसिकली आपका नेट प्रॉफिट है। ये आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अगर नेट लॉस होता तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती, यानी रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाती और इनकम समरी क्रेडिट हो जाती। अब ये जो 13,600 का प्रॉफिट आया, अगर हमने इसको कंफर्म करना है तो ये देखे, ये आपने इनकम स्टेटमेंट 10 कॉलम वर्कशीट में बनाई थी। ये हमने 10 कॉलम वर्कशीट बनाई थी, ये देखिए। सो 10 कॉलम वर्कशीट में जो हमारी इनकम आ रही थी ये 13,200, ये वही इनकम समरी है। यानी कि आपने इनकम की समरी या नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है 13,200। इसी 10 कॉलम वर्कशीट के आंसर को हमने चेक किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। और इनकम स्टेटमेंट में आप चेक करें, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, और अगेन ये नेट प्रॉफिट सेम आ रहा है 13,200। और आज हम इस लेक्चर में इसको रीचेक कर रहे हैं, और ये देखिए हमारे पास जो यही प्रॉफिट है सेम, ये कंसिस्टेंटली सेम आ रहा है, और ये 13,200 है। यानी कि ये जो कंप्लीट साइकिल, काउंटिंग साइकिल है, इसमें सब में आपके इसके हर स्टेप में आप देख लीजिए कोहेरेंस है, और आखिर में आपके तमाम स्टेप्स जो हैं वो टैली होते हैं। उसके बाद हमारे पास आखिरी एंट्री हो जाती है दिसंबर। अच्छा, यहाँ पे भी हमने डेट नहीं मेंशन की है। ये सब हमारी जो डेट्स होती हैं ये ईयर एंड की होती हैं। आखिर में हम डिविडेंड्स को क्लोज करते हैं, तो हम यहाँ पे एंट्री क्या बनाएंगे? डिविडेंड्स आप देखें बाय नेचर डेबिट हैं, तो क्लोज करने के लिए हम उनको कौन सी साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अब देखें हम क्या लिखते हैं, इसको हम क्लोज किस में करते हैं? रिटेन अर्निंग्स में।
क्योंकि आपको अगर याद हो हमने लास्ट लेक्चर में इनकम स्टेटमेंट और रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाई थी, तो डिविडेंड हम किस में लेके गए थे? रिटेन अर्निंग्स में लेके गए थे। तो हमने डिविडेंड्स यहाँ पे रिटेन अर्निंग कितने हैं डिविडेंड्स? 2000 के हैं, तो हमने यहाँ पे 2000 के क्लोज कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये 2000 आ गया, ये हमने क्लोज कर दिया। तो ये 4 क्लोजिंग एंट्रीज हमने बनाई हैं, जिसमें हमने तमाम एक्सपेंसेस और तमाम रेवेन्यूज को हमने क्लोज कर दिया। इसके अलावा हमने डिविडेंड्स को भी क्लोज कर दिया। अब जब आप आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज के अलावा हम तमाम चीजें लेके आ जाते हैं। यानी हम सिंपल ये देखें, जितने भी एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी हैं, और इसमें क्योंकि डिविडेंड्स हमने क्लोज कर दिया है, तो हम डिविडेंड लेके नहीं आते। जो चीजें हमने क्लोज कर दी हैं वो हम यहाँ पे लेके नहीं आते। तो ये हमने आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में लिखा। और अब हम देखेंगे ये एक्सपेंसेस और रेवेन्यू हम क्लोज कर चुके हैं। इंटरेस्ट पेबल हमने क्लोज नहीं किया क्योंकि वो लायबिलिटी है, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हम क्लोज कर चुके हैं। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हमने क्लोज नहीं किया है, तो ये भी हमने लिख दिया। सैलरीज पेबल हमने क्लोज नहीं किया है, तो हमने ये भी आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में जो क्लोज नहीं होता हम उसको कॉपी करते जाते हैं। तो ये हमने कॉपी किया। अभी भी हमारा बैलेंस टैली नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं टैली हो रहा? क्योंकि हमने रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस नहीं लिखा। तो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस कैसे आता है मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। हम क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस लेते हैं जो ट्रायल बैलेंस में मौजूद नहीं है। इसमें हम प्लस करते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है ये देखें, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। करते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारे पास है 13,620। और हम इसमें माइनस करते हैं डिविडेंड्स जो कि 2000 है, तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ जाता है। और अगर आप दोनों साइड हमारे टैली करें आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, तो आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में हमारा क्या आ रहा है? वो टैली हो रहा है, इक्वल आ रहा है। तो जो खास चीज है, खास चीज ये है कि हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा आफ्टर रिटेन अर्निंग है वो हमने कैलकुलेट करके लिखा है। और रिटेन अर्निंग आपका जो किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है वो ये सारा फॉर्मेट है। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, नेट इनकम हम उसमें ऐड करते हैं, डिविडेंड माइनस करते हैं, तो जो बैलेंस आता है यही आपका आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में जाता है। ये 11,620 आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे भी हमारे पास 11,620 है। सो ये हमारी कोहेरेंस थी पूरी, सारे यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप हमारा रिलेट करता है। इसके अलावा आपसे रिक्वायरमेंट में और भी दो चीजें और भी पूछी हुई थी, वो हम देख लेते हैं। और हमारा ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो रिक्वायरमेंट में हम हमसे और क्या पूछा हुआ है? लास्ट 2 रिक्वायरमेंट। अभी हमने रिक्वायरमेंट नंबर डी क्लोजिंग एंट्रीज की है, और रिक्वायरमेंट नंबर ई हमने इसको आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हमने कंप्लीट किया है। अच्छा, उसके बाद इसमें आपसे रिक्वायरमेंट नंबर डी में आपसे ये कह रहा है कि पोस्ट टू द लेजर अकाउंट्स। तो हम इसको लेजर अकाउंट्स में भी हम पोस्ट कर देते हैं। लेजर अकाउंट्स में हम देखते हैं कि इसको हम कैसे पोस्ट करेंगे। हमने लेजर अकाउंट्स बनाए थे लास्ट रिक्वायरमेंट में। उन्हीं लेजर अकाउंट्स को हम फर्दर कॉपी करते हैं और फिर हम उसको पोस्ट कर देते हैं। मैं आपको शेयर कराती हूँ। हमने लेजर अकाउंट्स बनाए थे जब हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई थी, तो एडजस्टिंग एंट्रीज को हमने लेजर अकाउंट्स में पोस्ट किया था। तो यही अकाउंट्स हम यहाँ से ले लेते हैं और हम देखते हैं कि इसका फर्दर क्या इम्पैक्ट आता है अगर हम लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं क्लोजिंग एंट्रीज को। तो ये हमारे पास क्लोजिंग एंट्रीज आ गई, और हम देखें यहाँ पे क्लोजिंग एंट्रीज मौजूद हैं, और इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, और वो किस तरह से लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या चीज क्लोज की है यहाँ पे? सबसे पहले आप चेक कीजिए, हमने क्लोज किया है
रेवेन्यू को क्लोज किया है, और रेवेन्यू को हमने कौन सी साइड पे भेज दिया है, डेबिट साइड पे भेज दिया है। तो अब हम रेवेन्यू अकाउंट्स में आते हैं, ये देखिए ये हमारा रेवेन्यू अकाउंट हो गया, और ये इनकम समरी के तहत हमने इसको डेबिट किया है। कैसे डेबिट किया है ये आप चेक करें, ये डेबिट साइड पे आ रहा है रेंटल फीस अर्न, तो यहाँ हम इसको डेबिट कर देंगे, और कितने से आ रहा है वो 43,200 से ये आ रहा है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि हमने यहाँ पे क्या किया है। इसको हम किसी और कलर से मेंशन करते हैं। तो ये देखिए, अब आपका डेबिट बैलेंस भी 43 आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आपका जीरो हो जाएगा। और जब क्लोजिंग बैलेंस जीरो हो जाएगा तो ओपनिंग बैलेंस भी जीरो हो जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस जीरो होने की वजह से आप देखें आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में ये शामिल नहीं है, यहाँ पे कोई रेंटल आपके पास फीस अर्न नहीं है। अगर यहाँ रेंटल फीस अर्न होती तो यहाँ जीरो आता, क्यों, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया है, डेबिट कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह हमने तमाम एक्सपेंसेस डेबिट किए हैं। अब सैलरीज एक्सपेंस हमने जितने एक्सपेंसेस हैं वो बाय नेचर डेबिट होते हैं, तो हमने उनको क्रेडिट कर दिया है क्लोजिंग एंट्री के तहत। अब ये जो सैलरीज है 11,800, तो अब यहाँ पे आप चेक करें, हमने ये क्रेडिट पे एंट्री लिख दी है 11,800, तो जितना डेबिट पे है उतना ही क्रेडिट पे हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या आ रहा है, नील आ रहा है, और ओपनिंग बैलेंस भी हमारा क्या आ रहा है, नील आ रहा है। तो जब क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस नील होगा तो जाहिर सी बात है वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, या उसमें ये नहीं लिखा जाएगा, तो हमने फिर ये नहीं लिखा। तो ये वो अकाउंट है एक्सपेंस के, और उसके हम उसको वन बाय वन क्लोज करते जा रहे हैं। यानी हम किस तरह से क्लोज करते जा रहे हैं, जैसे हमने एंट्रीज पास की हैं। मेंटेनेंस एक्सपेंस हमने क्लोज कर दिया है, यानी क्रेडिट साइड पे हमने मेंटेनेंस एक्सपेंस लिखा है और फिर हमने उसको क्लोज कर दिया है। तो हम देखते हैं कि मेंटेनेंस एक्सपेंस हमारा कितना है, जो हमने एंट्री में पास किया है वो 600 से क्रेडिट कर दिया है। तो मेंटेनेंस हमारा किधर मौजूद है, दिस वन। तो क्रेडिट साइड पे हम ले जाएंगे, क्रेडिट साइड पे कितना ले जाएंगे हम, 600 ले जाएंगे। तो 600 डेबिट पे हो गया, 600 क्रेडिट पे हो गया, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करें तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो जब क्लोजिंग जीरो आ रहा है तो ओपनिंग भी हमारा जीरो हो गया। तो ये हमने किया, एक और अकाउंट हमने एक्सपेंस अकाउंट एडजस्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सपेंस अकाउंट है, नेक्स्ट एक्सपेंस है यूटिलिटी एक्सपेंसेस। और यूटिलिटी एक्सपेंसेस आप देखिए हमने कौन सी साइड पे लिखा हुआ है, यूटिलिटी एक्सपेंस हमने लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे, दिस साइड। तो यूटिलिटी एक्सपेंस क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट पे ले जाते हैं, और हम देखते हैं यूटिलिटीज एक्सपेंसेस हमने कहाँ रिकॉर्ड किए थे। यूटिलिटीज एक्सपेंस का हम टी अकाउंट चेक करते हैं, और वो हमने ये रिकॉर्ड किए हुए हैं 700। सो 700 से हमने इसको क्रेडिट कर दिया, और अगर तो जब डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस डिफरेंस होता है डेबिट और क्रेडिट का। तो जब क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ रहा, बैलेंस निल हो गया, तो ये आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सपेंस अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास और कौन सा नेक्स्ट एक्सपेंस है जो हमने समरी में बनाया हुआ है, यूटिलिटीज हो गया रेंट एक्सपेंस 4000 से। तो हम यहाँ पे रेंट एक्सपेंस देते हैं, हमने क्रेडिट किया हुआ है 4000 से। तो 4000 डेबिट, 4000 क्रेडिट, और डेबिट क्रेडिट माइनस अगर सेम है तो जीरो अमाउंट आ जाएगी। जीरो अमाउंट का मतलब है कि ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, यानी हमने एक्सपेंस अकाउंट भी क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो तमाम एक्सपेंसेस हम क्लोज करते जा रहे हैं। उसके बाद आप देखें हमारे पास रेंट के बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस है 500 का। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पे है 500 का, हमने क्लोज करने के लिए क्रेडिट पे 500 की एंट्री पास की थी। डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया, तो यहाँ पे अमाउंट क्या आ गई, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास जीरो आ गया। तो इसको भी हमने क्लोज कर दिया। इसी तरह हमारे पास ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस मौजूद है,
इनकम टैक्स एक्सपेंस मौजूद है। इन सारे एक्सपेंसेस को हमने एंट्री में डेबिट किया हुआ, डेबिट था, इसको हमने क्रेडिट किया हुआ है क्लोजिंग एंट्री में। तो उस क्रेडिट की वजह से क्योंकि जितने का डेबिट है उसकी क्रेडिट की वजह से उतने का ही क्रेडिट हमने किया है, और फिर हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सेम डेबिट सेम क्रेडिट से माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्या आ रहा है, तमाम एक्सपेंसेस का जीरो आ रहा है, जिसकी वजह से ओपनिंग बैलेंस भी हमारा जीरो आ रहा है। और जब ओपनिंग बैलेंस जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में वो क्या होगा, कॉपी नहीं होगा। सो यानी कि वो अब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो अकाउंट ही क्लोज हो गया, यानी कि ईयर एंड पे वो अकाउंट क्लोज हो गया। ये तमाम अकाउंट्स टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं जो क्लोजिंग एंट्रीज में यूज होते हैं, ये टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं और ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, नए शुरू हो जाते हैं। तो ये एक्सपेंसेस हमने तमाम क्लोज किए। उसके बाद हमने क्या क्लोज किया, उसके बाद हमने डिविडेंड्स क्लोज किए हैं। तो हम डिविडेंड्स में आ जाते हैं और देखते हैं हमारे पास डिविडेंड्स कहाँ मौजूद है। डिविडेंड्स हमारे पास मौजूद है दिस वन। सो हमने डिविडेंड भी 2000 से क्रेडिट कर दिया, हमने क्लोजिंग एंट्री में क्रेडिट किया था। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस भी जीरो आ गया और फिर अल्टीमेटली ओपनिंग बैलेंस भी जीरो आ गया। तो जब डिविडेंड्स अकाउंट ये भी क्लोज हो गया तो ये भी क्या होगा, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये हमने तमाम, अच्छा, जो रिटेन हमने क्या चीज बेसिकली क्लोज कर दी है, इनकम समरी भी क्लोज कर दी है। तो इनकम समरी क्योंकि वो क्लोज हो गई है, अगर हम उसका टी अकाउंट बना के देखना चाहें कि हमने इनकम समरी कैसे क्लोज की है, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि इनकम समरी को हमने रिटेन अर्निंग में क्लोज किया है। हम यहाँ पे आखिरी अकाउंट है इनकम समरी का, हम उसको बना लेते हैं क्योंकि थर्ड एंट्री में हमने इनकम समरी भी क्लोज की है। सो हम इसी को यहाँ से एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक हम इनकम समरी अकाउंट भी बना लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं इनकम समरी। इनकम समरी सबसे पहले आप देखें, आपने जब क्लोजिंग एंट्रीज बनाई थी तो इनकम समरी क्रेडिट की थी 43,200 से। सो इनकम समरी हम ले जाते हैं और क्रेडिट साइड पे यहाँ पे हमने इनकम 43,200 से क्रेडिट हो गई। और ये क्यों नहीं हो रही है, तो इनकम समरी हमने यहाँ पे क्रेडिट की पहली एंट्री की वजह से। पहली एंट्री में ये देखिए इनकम समरी क्रेडिट था, दूसरी एंट्री में इनकम समरी डेबिट हो रहा है 29,580 से। तो हमने इनकम समरी यहाँ पे 29,580 से हमने यहाँ पे इसको क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया। उसके बाद इनकम समरी यहाँ पे देखिए थर्ड एंट्री है, सिक्स थर्ड एंट्री है 13,620 से, फिर डेबिट साइड पे है। तो हमने यहाँ पे 13,620 से फिर डेबिट साइड कर दिया। अब अगर आप डेबिट और क्रेडिट साइड देखें तो ये भी 43,200 है और ये भी 43,200 है। तो दो डेबिट क्रेडिट से माइनस करें तो हमारे पास बैलेंस जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका जो बैलेंस है क्लोजिंग जीरो है, ओपनिंग जीरो है, तो अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रिक्वायरमेंट में जो जैसे हमसे पूछा गया था कि आपने तमाम एक्सपेंसेस और तमाम
जो जो भी हमने इन रेवेन्यूज क्लोज किए हैं, अब ये यहाँ पे हमने ग्रीन से हाईलाइट किया है, ये सारे अकाउंट हमारे क्या हुए, क्लोज हो गए। यानी इनके जितने भी अकाउंट हैं, इनके जो क्लोजिंग बैलेंस हैं और ओपनिंग बैलेंस हैं, वो क्या आ रहे हैं, वो जीरो आ रहे हैं। यानी अकाउंट हमारे क्लोज हो गए। इसी वजह से ये फिर यहाँ पे आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में जीरो होने की वजह से यहाँ पे शामिल नहीं हुए, ये हम हमारे इसमें शामिल नहीं है। सो ये रिक्वायरमेंट थी हमारी। उसके बाद लास्ट रिक्वायरमेंट हमसे क्या पूछी हुई है, इसमें हमसे पूछा हुआ है, ड्यूरिंग दिसंबर द कंपनीज कैश बैलेंस हैज फॉलन फ्रॉम 2 lakh to $65,000. Does it appear headed for insolvency इन द नियर फ्यूचर? एक्सप्लेन योर रीजनिंग। वो आपसे कहते हैं कि आपका जो बैलेंस था कैश का, वो एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ या एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर जो है वो 2 लाख था, जबकि जब क्लोजिंग आपने बनाई है तो आपके पास जो कैश बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 65,000 आ रहा है। तो एकदम से कैश में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि कंपनी का दिवालिया निकलने वाला है, ये कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली है। तो अगर हम अपने फाइनेंशियल्स की तरफ आए, ये देखें, तो जब कंपनी शुरू हुई थी तो कंपनी में जो कैश इन्वेस्टेड था बाय ओनर्स वो 2 लाख था। जाहिर सी बात है, कंपनी स्टार्ट हुई है, कंपनी ने अभी काम करना शुरू किया है, तो 2 लाख था जब आप फर्स्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें, कंपनी ने इक्विपमेंट भी खरीदा था जिसके लिए उसने 1,40,000 कैश दी थी। तो एकदम से 2 लाख के बाद 140 उसमें से डिडक्ट हो गया। ये अगर आप कैश बैलेंस देखें तो कैश बैलेंस प्लस माइनस होता रहा है, और कैश में सेल्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इसमें कैश आपके पास प्लस हुआ है। ये 8,000, 12,000 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इसका मतलब है कि नियर फ्यूचर में तो इसके कोई चांसेस नहीं है कि ये इंसॉल्वेंट हो जाए। हाँ, कंपनी की एक लाइबिलिटी है जो कि है नोट्स पेबल, जो कि उसने पे करनी है 12 मंथ के अंदर अंदर। तो अगर कंपनी इसको पे कर जाता है तो ठीक है, इसमें कोई एज सच कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये हमने लोन लिया था। ये लोन लिया था हमने कितने मंथ के लिए, मेरा ख्याल है हम चेक करते हैं, ये लोन हमने लिया था, इसमें लिखा हुआ है नोट्स, ये आपने कितने दिन के अंदर पेमेंट करनी है नोट्स पेबल की। ये 30 नवंबर 2012, यानी नेक्स्ट ईयर 30 नवंबर को पेमेंट आपने करनी है। तो अभी तो दिसंबर है, अभी तो बड़ा टाइम बाकी है। तो नियर फ्यूचर में, यानी 12 मंथ का नोट था, तो नियर फ्यूचर में कोई चांसेस नहीं है इसके कि ये जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए। तो इसकी इंसॉल्वेंसी ठीक है, इतनी बुरी नहीं है। अगर हम इसका करंट रेशो कैलकुलेट कर लें या वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर लें तो वो सेफ है। Would it be next requirement and the last requirement? Would it be ethical for petty driver? Petty driver कौन है? One of the investor है या owner है, to maintain the accounting records for this company, or must they be maintained by someone who is independent for organization? So class, अब किसी ना किसी ने तो अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। सो अभी एक्चुअली रिकॉर्डिंग के लिए ये कोई वो नहीं है कि ओनर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ऐसी कोई यानी कि कंडीशन नहीं है। सो ओनर भी रिकॉर्ड कर सकता है। अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट का वर्ड आया है, ये इंडिपेंडेंट तो ये यूज होता है ऑडिट के लिए। अगर कोई ऑडिटर हो तो वो इंडिपेंडेंट इसका वो कर सकता है, आप कह लें कि ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट कर सकता है। अदरवाइज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है, या आप कह लें कि जो रिकॉर्ड होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना, जिसमें अभी हमने ये सारी अकाउंटिंग साइकिल देखी, जिसमें हमने डे 1 से सारी रिकॉर्डिंग की है,
यानी हमने देखा कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, फिर लेजर कैसे बनाते हैं, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और फिर हमने बाकी साइकिल कंप्लीट की। हमने 10 कॉलम वर्कशीट बनाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई। तो ये कोई भी ओनर बना सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इंडिपेंडेंट का वर्ड तब यूज होता है जब आपने अपने इन अकाउंट्स को ऑडिट करवाना हो, तो ऑडिटर आमतौर पे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होते हैं, उनको हायर किया जाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। हमने इसमें शुरू से देखा और ये हमने 6 डिफरेंट लेक्चर्स में कवर किया है। ये एक बहुत अच्छी और थॉरो अकाउंटिंग प्रॉब्लम है। अगर आप इसको शुरू से लेके आखिर तक कंप्लीट करते हैं, तो फिर आपके जो बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का एडजस्टमेंट से क्या ताल्लुक है, या एडजस्टमेंट का लेजर अकाउंट से क्या ताल्लुक है, इनकी क्या एसोसिएशन है, या क्लोजिंग एंट्रीज है। और फिर हमने इवन क्लोजिंग एंट्रीज का लेजर भी बना के देखा। तो क्लोजिंग एंट्रीज का जब हमने क्लोजिंग एंट्रीज के बाद लेजर बना के देखा, तो हमने देखा कि जिन अकाउंट्स को हमने क्लोज किया था उनका क्लोजिंग बैलेंस 0 आ गया, यानी वो आगे आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए। So class, that's it from this lecture and a series of in fact 6 lectures जिसमें हमने एक बहुत comprehensive problem cover की है। आप comments में मुझे ज़रूर बताइएगा कोई ये पूरा कंप्लीट सेट करने के बाद आपको अकाउंटिंग में कोई आपके कॉन्सेप्ट में कोई चेंज आई है, कोई आपने लर्न किया है, या मजीद आप कोई और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना चाहें तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके क्लास, टेक केयर। दैट्स इट फ्रॉम दिस कंप्लीट 6 lecture series.